थ्योरी की क्लास जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट, उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी? उसमें हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड डाइन्स लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। कॉन्जुगेशन से याद आया कि अगर आपको याद हो तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम लोग बात करें तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके होते हैं उस एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनके अंदर कॉन्जुगेशन होता है। इस कॉन्जुगेशन को अगर आप देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है। इससे पहले आपने अभी अभी देखे थे ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट थे जो आपको दो तरीके के एडिशन देते थे, 1,2 एडिशन देना पसंद करते थे और एक 1,4 एडिशन देना पसंद करते थे। लेकिन दोनों में ही कैसा देना पसंद था? एडिशन। अब हम बात करते हैं इसकी, क्या हमको हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हमको एडिशन रिएक्शन देना पसंद करेंगे या नहीं? तो आप जब बेंजीन में रिएक्शन कराते हैं Br2 CCl4 के साथ में तो ये रिएक्शन नहीं होती। आप ब्रोमीन के अंदर अगर आप Br2 H2O के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होती। इससे हमें फ़र्क क्या समझ में आया? हमारे पास एक नॉर्मल एल्कीन थी, तो वो जो एल्कीन थी उस एल्कीन में जब आप Br2 CCl4 डालते थे या Br2 H2O डाला करते थे तो वो रिएक्शन कर लेती थी। इसका मतलब क्या था? ये एल्कीन वॉज एक्टिवेटेड इनफ, ये खुद से इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड थी कि ये बहुत आसानी से रिएक्शन कर लिया करते थे। लेकिन या फिर हम ये बोलें कि रिएजेंट एक्टिवेटेड होता था Br2 उस टाइम पर। दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत आसानी से अचीव हो जाती थी और बहुत फास्ट एडिशन रिएक्शन हो जाता था। अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो हम कहेंगे या तो ये दिस इज नॉट एक्टिवेटेड इनफ कि ये इसके साथ रिएक्शन कर पाए। तो ये एक्टिवेटेड इनफ का मतलब क्या हुआ? ये आपको पता ही है बेटू, ये है कैसे? ये कॉन्जुगेटेड है, ये ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये हाईली स्टेबल होने की वजह से लोअर एनर्जी पे होंगे। क्योंकि ये लोअर एनर्जी पर हैं, उस लोअर एनर्जी की वजह से इनको सपोज करने के लिए, एडिशन रिएक्शन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो नहीं मिलेगी। दूसरी बात क्या दिक्कत आती है? एक तो ये पहले खुद से ही एक्टिवेटेड नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने इनके अंदर, बेंजीन के अंदर हमने Br2 को जोड़ भी दिया, बाई चांस रिएक्शन हो भी गई होती, तो जो आप देखोगे तो क्या मिल रहा होगा बेटा? इसमें एरोमेटिसिटी लॉस्ट। एरोमेटिसिटी कैसी हो गई बेटा? लॉस्ट। इसीलिए इनको ऐसी रिएक्शन देना पसंद नहीं होता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली डू नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अगर एडिशन रिएक्शन देंगे तो उनकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी और उनकी एरोमेटिसिटी ये अपने आप को खत्म करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो एरोमेटिसिटी हमें खत्म नहीं करनी। पहली चीज तो ये हो गई कि ये जनरली एडिशन रिएक्शन देना पसंद नहीं करते। दूसरा, ये कैसा बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज दे आर सैचुरेटेड। ये एक अजीब सी बात है। आखिर ये हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सैचुरेटेड की तरह से बिहेव करते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या करते हैं? सैचुरेटेड ये कंपाउंड है, ये सैचुरेटेड है। इसमें अगर मैं न्यूक्लियोफाइल डालूंगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस इस कार्बन पे अट्रैक्ट होगा, जाके टकराएगा और किसको निकाल के बाहर फेंक देंगे? Br को। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को आप देखोगे तो ये ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो क्यों सब्स्टिट्यूट? जो आपके कैसे कंपाउंड्स हैं बेटा? जो आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना पसंद है। तो आप जब भी उनकी रिएक्शंस कराएंगे उन्हें सब्स्टिट्यूशन देना पसंद होता है। तो हमने ये कहा कि बेंजीन को भी या एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी जनरली कैसा बिहेव करना पसंद होता है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह से। यानी वो क्या करेंगे? बेंजीन ये कहेंगे कि भाई आप मेरा एक H हटा दो, उसकी जगह सपोज कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है
तो आप उसकी जगह एक H हटा के उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, यानी सब्स्टिट्यूशन करा दो तो चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज हियर एरोमेटिसिटी इज इंटैक्ट, इनके अंदर एरोमेटिसिटी इंटैक्ट रहती है। आगे चलते हैं इसके बारे में। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो दो तरीके की सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एक है बेटा आपका न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन दो तरीके के देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा पसंद होगा इसके बारे में बात करते हैं। यहां आपने बेंजीन लिया, बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल दिया, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और कौन निकल के चला जाता है? H+। अगर आप एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह से ये रिएक्शन कराएंगे, यहाँ H पर कौन आके अटैक करे बेटा? न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, तो H की जगह कौन लग जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, और किसको निकाल के बाहर फेंक देंगे? H- को। तो जो ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, ये वाली रिएक्शन, ये नॉट फेवरेबल है, क्योंकि निकलने वाला बेस बहुत स्ट्रांग है। तो H को कैसे जाना पसंद होता है बेटा? H+ की तरह निकलना पसंद होता है, लेकिन किस तरह से पसंद नहीं होता? उसको H- की तरह से निकलना पसंद नहीं होता। तो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होती हैं वो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस देना पसंद करते हैं। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बेटू, वो कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं? अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही रिएक्शन हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं या क्या कहने वाले हैं? इसमें हम ये कहने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वो हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह लग जाएगा, तो ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन होगा, और इस रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक और सब्स्टिट्यूशन। तो जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जो सबसे पहली चीज हमको पढ़नी है, या जो सबसे टॉपिक सबसे पहला जो पढ़ना है, उसका नाम होता है ओरिएंटेशन। जब हम ओरिएंटेशन को पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो हमने पढ़ रखा है। कहां पढ़ा था ओरिएंटेशन नाम की चीज? आपने किस जगह पढ़ी थी? स्टीरियोकेमिस्ट्री में, कि जब 3D में हम जाते हैं तो ओरिएंटेशन ग्रुप्स और एटम्स का डिफरेंट होता है, लेकिन ये वाला ओरिएंटेशन बेटू वो नहीं है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर ओरिएंटेशन का मतलब है वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, कब नहीं कहां अटैक करेगा, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ओरिएंटेशन। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन के अंदर ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। इलेक्ट्रोफाइल कैन कम एट एनी of these 6 position। इलेक्ट्रोफाइल इन 6 पोजीशंस में से किसी भी एक पोजीशन में आ सकता है, यानी इसमें तो हमें सोचने की बात ही नहीं है। यानी प्रॉब्लम कब शुरू होती है बेटा? बट इफ अ ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट on aromatic ring, it will decide the position of incoming। कौन इनकमिंग? इलेक्ट्रोफाइल। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, यही डिसाइड करेंगे। तो
अब ओरिएंटेशन रूल होता है, यानी अगर जैसे क्लास पूरी खाली पड़ी हुई है बेटा, तो कोई भी बच्चा किसी भी जगह आके बैठ सकता है, लेकिन अगर क्लास खाली नहीं है, पहले से ही बच्चे बैठे हुए हैं, तो वही डिसाइड करते हैं कि आने वाला स्टूडेंट कहाँ बैठेगा, कौन सी बेंच पर बैठेगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। तो अगर जो आपका ग्रुप लगा हुआ है वो अगर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और अगर जो आने वाला आपका ग्रुप है वो आने वाले जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेजता है तो उसे हम मेटा डायरेक्टिंग कहते हैं। तो जो ओरिएंटेशन है आपका, उस ओरिएंटेशन में दो तरह के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके बेटा जिन्हें हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग से क्या समझ में आ रहा है, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेंगे, अपने ऑर्थो या अपनी पैरा पे। दूसरे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो दो तरीके के ही ग्रुप्स हैं, एक वो जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भाएंगे, भाई मेरी ऑर्थो पे चले जाओ या भाई मेरी पैरा पे चले जाओ, देखो वहां चले जाओ या वहां चले जाओ, ऑर्थो पे चले जाओ या मेरे पैरा पे चले जाओ। तो जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल, इनके केसेस में क्या होगा कि कोई ग्रुप लगा हुआ है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कहां भेज देंगे उसको, या तो अपने ऑर्थो पे भेजेंगे या अपने पैरा पर भेजेंगे। ऐसे ग्रुप्स को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। इसमें भी जनरली बेटा ऑर्थो और पैरा में कोई कहे कि भाई ऑर्थो या पैरा में से कौन सा वाला ज्यादा बन रहा होगा, तो ऑर्थो और पैरा में से वो वाला ज्यादा बन रहा होगा। कौन सा वाला जनरली ज्यादा होगा, सोचो जरा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑर्थो और पैरा में बेटा कौन सा वाला ज्यादा बन रहा होगा। क्लास होती तो अभी सबकी पोल खुल गई होती, सच में समझ में आ जाता कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। बेटा यहाँ पर ऑर्थो पे जनरली हिंड्रेंस होती है, यहाँ पैरा पर हिंड्रेंस कम है, तो जनरली कौन सा वाला आपको मेजर मिलता है, ऑर्थो वाला आपको माइनर मिलता है और मेजर आपको मिलता है पैरा वाला। जनरली ऐसा है, लेकिन आप देखोगे ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे बेटा जिनमें ऑर्थो वाला ही मेजर बन रहा होगा। तो अब जो बात करते हैं, जी क्या हो, सारे प्लस एम, ऑल, सारे प्लस एच, सारे हाइपर कॉन्जुगेशन वाले और सारे प्लस आई वाले ग्रुप्स आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर भेजेंगे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पर भेजेंगे। मेटा पे कौन भेजेंगे ये बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी प्लस एम बोला है ना, याद रखिए इस समय हेलोजेंस भी आ रहे हैं। प्लस एम, हेलोजेंस का कैसा इफेक्ट होता है बेटा, मीजोमेरिक। प्लस एम, यहां पर आपको समझ में आएगा कि जिस समय हम लोगों ने एसिड बेस पढ़ा था तो हम बार बार बोलते थे कि इसका माइनस आई डोमिनेटिंग, तो आपको ये लगता था उस समय कि जब इसका माइनस आई डोमिनेटिंग होता है तो आखिर हम इसका प्लस एम कहते क्यों हैं। तो इसका प्लस एम बेटा हम इसलिए कहते हैं कि यहां पर आपको समझ में आएगा कि उनके प्लस एम की वजह से ही वो कैसे होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। कैसे ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। आइए शुरू करते हैं। आखिर ये ऑर्थो पैरा पे भेजते क्यों हैं ये समझिए। सबसे पहले आपको ये रीजन समझ, देखो अगर वो वाली बात अभी पहले कंसेप्चुअली समझो, फिर मैं तुमको बताऊंगा इसको शॉर्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। आइए, तो ये रहा आपके पास कोई जी है, इस जी के पास लोन पेयर है, तभी ये प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है। जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है उस इलेक्ट्रोफाइल का हमने कहा कि भाई ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो हम लोगों को यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ पर मिल गया हमको प्लस, ये मिला। अब ये प्लस अगर इसका हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें प्लस आ जाएंगे यहाँ पर, और जो इसके पास लोन पेयर थे उस लोन पेयर से इनकी ऑक्टेट कैसी हो जाएगी, कंप्लीट। तो जो इंटरमीडिएट बना हाईली स्टेबल बना। इसी तरीके से अगर यहां पर इन्होंने ऑर्थो पे अटैक कर दिया होता
ऑर्थो पे अटैक कर दिया होता तो ये बने होते, यहां प्लस आ गया होता, और इनके पास लोन पेयर भी था, वो लोन पेयर अपनी दे के ऑक्टेट कंप्लीट कर देते। तो अब आपको समझ में आया कि जो ऑर्थो पैरा पे क्यों भेजते हैं, जिनके पास प्लस एम या प्लस आई इफेक्ट होता है जिनके अंदर, वो ऑर्थो और पैरा पे इसलिए भेजते हैं क्योंकि उसी केस में उनका क्या ज़्यादा स्टेबल हो पाता है, इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल हो पाता है। अच्छा, कोई कहे सर एक बार मेटा पे अगर अटैक करता तो कैसा बन रहा होता, एक बार वो बता दीजिए। तो लो जी, मेटा पर अगर अटैक होता तो कैसा इंटरमीडिएट बनेगा वो भी देख लीजिए आप। इलेक्ट्रोफाइल, अगर इनका पाई बॉन्ड इस पर अटैक करता तो हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ मिलता और प्लस आते यहाँ पर, या और ये जी बन जाता, ये इंटरमीडिएट मिलता बेटा। अब इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये बना और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये बना। अब आप एक बार ध्यान से सोच के मुझे बताइए, क्या किसी भी केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो जी के बराबर वाले में पहुंच रहा है क्या? जैसे ऑर्थो में पहुंच रहा था, देखिए ऑर्थो में पहुंच रहा था, और हमारे किस पे पहुंच रहा था बेटा, पैरा वाले में भी, दोनों में ही किसके बराबर पहुंच रहा था, ऑर्थो पे और पैरा पे, दोनों में ही जी के बराबर पहुंच रहा था, और वो वहीं पे उसकी ऑक्टेट क्या कर दिया करता था बेटा, कंप्लीट कर दिया करता था। लेकिन यहां पर जी के बराबर पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जी के बराबर पहुंच पा रहा है? तो देख लिया हमने, डिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है तो जी के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होगी, तो वो इंटरमीडिएट इतना स्टेबल नहीं होगा। तो इस केस में माइनर जो मेटा वाला होगा वो माइनर बनेगा। किस केस में माइनर बनेगा? व्हेन जी इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। और जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से वाले ग्रुप्स होते थे बेटा, बताइए? जी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वो वाले ग्रुप्स होते थे बेटू जिनके पास प्लस एम होता था या प्लस एच होता था या प्लस आई होता था। याद रखिए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स आपने पढ़े थे, उन सभी ग्रुप्स के अंदर क्या खास बात थी, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे, मोस्टली जो प्लस एम होते हैं जनरली उनका प्लस एम होता है और माइनस आई होता है। तो इन केसेस में इनका प्लस एम ही देखना है आपको, इनका माइनस आई हमको नहीं देखना है। अब बात करते हैं हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं? ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे जिनका माइनस एम होगा बेटा, या ओनली माइनस आई होगा। ओनली माइनस आई से कवि क्या कहना चाहते हैं, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ओनली माइनस आई से कवि ये कहना चाहते हैं कि वो वाले ग्रुप्स यहां नहीं आएंगे जिनका प्लस एम है और माइनस आई है, ये सिर्फ वही ग्रुप्स हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई है। अब इसको देखते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा खास बात क्या थी कि चाहे वो ऑर्थो पे आ रहा था, ये पैरा वाला था तो भी उसको मोहब्बत मिल रही थी, ये ऑर्थो वाला था तो भी इनको मोहब्बत मिल रही थी, लेकिन मेटा वाले केस में उनको कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो पा रही थी। अब मेटा वाले का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मेटा क्यों भेजेंगे? CHO आपने ग्रुप लिया, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आए, इनको आदत थी किस तरीके की, इनको आदत थी इलेक्ट्रोफाइल को बाई चांस अगर गलती से पैरा पे पहुंच जाते, ठीक है, तो यहां मिलता हमको E, यहां पर H, यहां पर प्लस और यहां पर CHO, ये बना। अब फिर वो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे पहले किया था, उनको ये लगेगा कि वो जन्म जन्म से जिस मोहब्बत की तलाश में थे अब वहां पहुंच जाएंगे प्लस, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके ये पहुंच गए, कहां पहुंच गए? CHO के जस्ट बराबर। और CHO का कैसा ग्रुप है? माइनस एम ग्रुप है साहब। ये पहुंचे थे इस कार्बन पे ये सोच के कि मोहब्बत मिलेगी, लेकिन मोहब्बत की जगह मिल गए उसके पापा और भाई, और इनकी धज्जियां उड़ा दी, पीट पीट के इतना मारेंगे कि ये भूल जाएंगे सब मोहब्बत। रीजन, क्योंकि ये प्लस जो पहुंच के डीलोकलाइज अगर हो गया तो O पर पहुंच जाएगा, और O होगी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट पे प्लस होना हाईली अनस्टेबल, तो ये कभी भी या ये बिल्कुल भी बनना पसंद नहीं करेगा।
इसीलिए ऑर्थो पे होगा तब भी यही हो जाएगा। तो ये सेफ रहने के लिए बेटा क्या करेंगे, ये सेफ रहने के लिए, ये सेफ रहने के लिए मेटा पर जाएंगे। मेटा पर जाने से इनको क्या फायदा मिल रहा है, अगर ये मेटा पर आ रहे हैं तो ये प्लस यहाँ आ रहा है CHO, और यहाँ ये प्लस डीलोकलाइज होके यहाँ आता है और फिर प्लस डीलोकलाइज होके यहाँ आता है, कभी भी इस कार्बन के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये रिलेटिवली मोर स्टेबल है। तो इसीलिए हम ये बात बोलते हैं, क्या बात बोलते हैं बेटा बताइए, कि भाई जो आपका प्लस M प्लस H और प्लस I वाले ग्रुप हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर भेजेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेंगे। और वो सारे ग्रुप्स जो जिनका स्ट्रॉन्ग -M है और जिनका सिर्फ -I है, वो सब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ पर भेजेंगे, पैरा पोजीशन और ऑर्थो को छोड़ के कहाँ, मेटा पोजीशन पे। अब जनरली इसमें होता क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा क्लियर, एक बार फिर से समझ लो पूरी बात फिर से। अगर ये प्लस M होता है G ग्रुप, तो ये अगर ये प्लस G के बराबर पहुंच जाता है यहाँ पर, तो ये स्टेबल हो जाते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट हो जाती है। ऑर्थो में भी ये कंप्लीट ऑक्टेट हो जाती है, लेकिन कहाँ नहीं हो पाती है, मेटा पे ये कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो पाती, तो ये मेटा माइनर बनता है। लेकिन यहीं पर अगर आप -M वाला ग्रुप ले लेते हो और उसमें अगर आप ऑर्थो या पैरा पे अटैक करा देते हो, तो उस केस में हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो रिलेटिवली स्टेबल इंटरमीडिएट उस केस में बनता है जहां पर प्लस किसी भी तरीके से CHO के बराबर वाले कार्बन पर नहीं आ रहा है, और वही रिलेटिवली स्टेबल होता है। तो ऐसे केसेस में मेजर में कौन बनेगा बेटा, मेटा, और माइनर में गलती से जो बेचारे पहुंच गए तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर गलती से पहुंच जाएंगे। तो क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ रही है, आ रही होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं बेटा। तो इसकी ये कहानी थी आपके ओरिएंटेशन की। इसमें जो बच्चे को अभी बताया दिया, हाँ चलो बता देते हैं अभी। तो वो क्या हम बताने जा रहे हैं, इसको सिंपल वे में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी कोई पूछेगा तो आपको जवाब नहीं देना है, सिंपल वे में सोचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में। हकीकत में जो होता है वो पढ़ चुके हैं विद मैकेनिज्म। और वो क्या है बेटा, कि हमने ये ग्रुप लिया, जब G है सपोज उसके पास लोन पेयर है, उनका कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस M। उस प्लस M की वजह से क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे बढ़ रही है और पैरा पे बढ़ रही है, तो यहाँ पर बढ़ रही है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो कहाँ ज़्यादा आना चाहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना पसंद करेंगे। ये हो गया आपका प्लस M और प्लस I वाले केस में। अब हम बात करते हैं, अगर आपने यहाँ पर Y ले लिया होता और वो Y होता -M या -I वाला, तो -M की वजह से उसने कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खा ली होती, अपने अपने ऑर्थो पे और अपने अपने पैरा को उसने खाली कर दिया होता। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो रिलेटिवली उन्हें कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, उसे रिलेटिवली, ऑर्थो पैरा खाली कर दिया गया है तो रिलेटिवली उन्हें कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, मेटा पे। इस तरीके से हम सोच सकते हैं दिमाग में रखने के लिए, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जो राइट बेटा एक्सप्लेनेशन है वो ये है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से ही आप डिसाइड करोगे कि कौन ऑर्थो और पैरा पे जाएगा और कौन मेटा पर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी। अच्छा, ओरिएंटेशन को क्या बोलते थे बेटा, ओरिएंटेशन को अगर कोई सिंपली पूछे आपसे तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है, हाँ लिखा तो है, वेयर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करते हैं, हाउ फास्ट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। इसका मतलब क्या होता है, हाउ फास्ट इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल कितना फास्ट अटैक कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी। जैसे इसको एग्जांपल से समझो बेटा,
ये बेंजीन इज द रेफरेंस, ये रेफरेंस है। मैंने यहां पर एक ग्रुप लगा दिया जो सिर्फ प्लस आई करता है, एक ग्रुप लगा दिया जो प्लस एच करते हैं, और एक ग्रुप लगा दिया, इसको और अच्छे से लिखते हैं दोबारा से, बेंजीन लिया, ये रेफरेंस है, इस पे ना कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ना कोई घटाने वाला। मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लिया जिसका सिर्फ कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई। यहाँ एक ग्रुप लिया जिसका कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस एच। और यहाँ एक ग्रुप लिया जिसका कैसा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम। तो जो प्लस एम वाला है वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि बेंजीन के कंपैरिजन में यहां पर कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। प्लस एच थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देगा, प्लस एम सबसे ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफाइल किस पर जल्दी से अटैक करेगा, अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसी पर ही इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी से अटैक करना पसंद करेगा। तो सबसे फास्ट इस पर अटैक करेगा, फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये वाले जो 3 ग्रुप्स होंगे बेटा, ये वाले जो 3 ग्रुप्स होंगे इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप से कभी क्या कहना चाहते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक्टिवेट कर दिया टुवर्ड्स रिएक्शन। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई तो ये फास्ट रिएक्शन करेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे। तो इसीलिए अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्लस एम एक्सेप्ट फ्यू सच एज हेलोजेंस। सारे प्लस एम एंड प्लस आई और प्लस एच, किसको छोड़ के, कुछ को छोड़ के, ठीक है, किसको छोड़ के, जैसे हेलोजेंस। हेलोजेंस में आपको मालूम है डोमिनेटिंग बेटा फैक्टर कौन सा होता है, माइनस आई। तो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होंगे, जिनके अंदर प्लस एम हो, प्लस एच हो, प्लस आई हो, लेकिन सारे प्लस एम नहीं है। याद रखिएगा ऑर्थो पैरा भेजने वाले में सारे प्लस एम होते थे, सारे इंक्लूडिंग हेलोजेंस भी। हेलोजेंस भी कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब बात करते हैं दूसरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की। तो बेंजीन लिया आपने, बेंजीन के बाद है हेलोजेंस। हेलोजेंस में माइनस आई भी होता है और प्लस एम भी होता है। इनका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई। तो ओवरऑल ये वाली बेंजीन रिंग इस बेंजीन से लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। लेस इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेंजीन पे फास्ट अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल या हेलो बेंजीन पे। तो उसका आंसर है बेटा बेंजीन पर। तो ये जो एक्स है ये कैसा ग्रुप कहलाएगा बेटू, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। कैसे ग्रुप्स कहलाएंगे बेटा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हेलोजेंस के बाद आ जाते हैं आपके माइनस एम ग्रुप्स। हेलोजन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी होगी, माइनस एम। इन्होंने तो पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम गायब कर रखी होगी एरोमेटिक रिंग में। तो क्योंकि इनकी एरोमेटिक रिंग के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल पूरी तरीके से गायब कर दी गई, घटा दी, तो घटाने की वजह से क्या हो गया, इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल बहुत लेस फेवर करेगा इस पर अटैक करने के लिए, क्योंकि बेंजीन से कम हो गई है। तो बेंजीन से जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है। तो वो सारे ग्रुप्स जो जब एरोमेटिक रिंग में मौजूद होंगे तो उनके कंपैरिजन में बेंजीन से कम इलेक्ट्रॉन रिच कर देते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रोफाइल लेस अटैक करता है, और ऐसे सारे ग्रुप्स को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से, वो ग्रुप्स जो बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना दें। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से, ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन से लेस इलेक्ट्रॉन रिच बना दें। इनके एग्जांपल्स क्या होंगे बेटा, वो सारे एक साथ लिखते हैं।
पहले लिखते हैं, इसको ऐसे सीरीज लिखता हूँ आपके सामने, थोड़ा अच्छे से याद आएगी आपको। CH2 माइनस NH माइनस O माइनस NH2 NHR NR2 OH OR NHCOCH3 OCOCH3 CH3 और pH लगभग बराबर होते थे। ये जो बेटा सारे मैंने आपको इसके अंदर लिखे हैं, ये सारे ग्रुप्स, इन सारे ग्रुप्स के अंदर खास बात क्या है? इन सारे ग्रुप्स के अंदर खास बात है ऑल आर ऑर्थोपैरा एंड एक्टिवेटिंग। इधर से इधर मतलब CH2 माइनस से आपका राइट हैंड साइड पे जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे वो घटता चला जा रहा है। तो ये इनकी एक्टिवेटिंग नेचर घटती चली जा रही है। सबसे ज्यादा होगी CH2 माइनस की, देन NH माइनस की, O। ये प्लस M की सीरीज है बेटा, अगर आपको याद हो तो ये प्लस M की सीरीज घटते क्रम में है। अब उसके बाद आते हैं, ये सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग थे और एक्टिवेटिंग भी थे। इसके बाद हम लेते हैं हेलोजेंस FCl Br I। ये इनका प्लस M का ऑर्डर होता था। इन सब के पास 3-3 लोन पेयर हैं, तो ये प्लस M ग्रुप है। तो लेकिन ये होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बेटा, लेकिन इनकी खास बात क्या होती है? ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। डीएक्टिवेटिंग क्यों है बेटा? क्योंकि इनके अंदर प्लस M ग्रुप भी होता है, माइनस I भी ग्रुप होता है। तो इनके अंदर जो ये प्लस M ग्रुप है, इसके कंपैरिजन में डोमिनेट कौन कर जाता है बेटा? माइनस I। इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि ये भेजेंगे तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ? ऑर्थोपैरा पे। लेकिन ये होते कैसे हैं बेटा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिर आता है रियल मायने में डीएक्टिवेटिंग नेचर, बेसिकली माइनस M की सीरीज। तो सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन था? NO2। NO2 फिर थे आपके CN। ठीक है, ये तो मैं उल्टा मिरर इमेज लिखने लग गया आप लोगों के लिए ऐसे। NO2 फिर थे आपके CN, उसके बाद थे आपके SO3H, उसके बाद थे आपके CHO, उसके बाद थे आपके COR, उसके बाद थे आपके COOH और COOR, और उसके बाद थे आपके CONH2। तो ये मोस्ट डीएक्टिवेटिंग था बेटा न्यूट्रल ग्रुप्स में। इसमें यहाँ पर NR3 प्लस भी आ जाएगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, SR2 प्लस भी आ जाएगा, PR3 प्लस भी आ जाएगा। ये सब बहुत स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग, सारी डीएक्टिवेटिंग है, ऑल डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो इसके बारे में बताइए क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? इसके बारे में हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है NO2, तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से हो जाएंगे? ये डीएक्टिवेटिंग में हेलोजेंस। उसके बाद ये सारे ग्रुप्स हैं। ये कौन सा ऑर्डर लिखा हुआ है बेटा आपका? ये माइनस M का ऑर्डर है। ठीक है, ये माइनस M का ऑर्डर है। तो रिएक्टिविटी इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ऐसे जैसे हेलोजन है, इसी तरीके से एक ग्रुप और होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसो बेटा। इस ग्रुप के अंदर भी लोन पेयर होता है। इस लोन पेयर के कारण प्लस M होता है और पाई बॉन्ड के कारण इनके अंदर माइनस M होता है। तो ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और साथ में कैसे होते हैं बेटू? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये अभी आपके बात की किस किस के बारे में बात की? ओरिएंटेशन के बारे में और रिएक्टिविटी के बारे में। तो इन सब की बात अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्या क्या हो गया है हमारे पास?
हाँ, ये सब कहानी हो गई है, ये हो गया, ठीक है। ओरिएंटेशन, रिएक्टिविटी, ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे आपसे, अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटा।